हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। आज बच्चों हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है साइंस का ह्यूमन सिस्टम्स, उसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हमारा एक सिस्टम रह गया है, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं उसी से एसोसिएटेड एक और सिस्टम है जो उसके साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है ये सिस्टम? ये है हमारे बॉडी में मौजूद द सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस, जिनको कि हम कहते हैं हॉर्मोन्स। चलिए तो पहले ब्रीफ में जान लेते हैं सिस्टम है क्या चीज। ठीक है, हमारी बॉडी में कई प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां। दो मेन कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। कुछ हमारी ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो कुछ जूसेस या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है और सिक्रीट करती है उनको, और सिक्रीट करने के बाद में अपने जूसेस को, अपने प्रोडक्शंस को एक नली ट्यूब के माध्यम से जहां उनका कार्य होता है वहां तक पहुंचाती है। तो ये जो नली होती है, ये ट्यूब होती है जो उनसे निकलती है और उनके सिक्रीशंस को रिक्वायर्ड स्थान तक पहुंचाती है। इस ट्यूब को, नली को डक्ट कहते हैं। और इस प्रकार की डक्ट वाली ग्लैंड्स जिनमें नली वाली व्यवस्था है, जो कि अपने सिक्रीशन को रिक्वायर्ड स्थान तक पहुंचाने का काम कर सकती है, ऐसी ग्लैंड्स कहलाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो एग्जिट की व्यवस्था देती है अपने सिक्रीशंस के लिए। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और इसके विपरीत एक और कैटेगरी है ग्लैंड्स की जो कि डक्ट विहीन है, मतलब उनके अंदर कोई नली नहीं होती, डक्ट नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार की बिना डक्ट वाली ग्लैंड्स जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। एंडो मतलब दे कीप द सिक्रीशंस विद इन देमसेल्व्स, अपने अंदर ही रख लेते हैं वो, तो फिर बाहर कैसे निकलेगा उनका सिक्रीशन। ठीक है, तो जो ब्लड है ना, ब्लड वो इन ग्लैंड्स के अंदर, ब्लड के की जो वेसल्स होते हैं वो आते हैं ग्लैंड्स के पास, और इन ग्लैंड्स के अंदर बिल्कुल कैपिलरीज में, बहुत फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होकर धस जाते हैं इन ग्लैंड्स के अंदर, और फिर ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उन स्पेशल सिक्रीशंस को चूज करके बाहर ले आती है, डिफ्यूजन के माध्यम से उनको टेकअप करके बाहर ले आती है, और ब्लड के अंदर ही घुल मिल के वो सिक्रीशंस हैं वो साइट ऑफ एक्शन तक, कार्यस्थल तक पहुंच पाते हैं। तो ब्लड के अंदर घुल के उनके सिक्रीशंस पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की डक्टलेस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 8 हैं अलग अलग, हमारे कुछ पेयर्ड है, कुछ इंडिविजुअल ग्लैंड्स है, तो देखेंगे वन बाय वन। और इनके जो सिक्रीशन होते हैं, ये जो चीज प्रोड्यूस करती हैं, इनकी जो अंदर एपिथेलियल लाइनिंग होती है, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, वो प्रोडक्शंस इनके जो होते हैं वो हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन। अब ये क्या चीज होती है हार्मोन? हार्मोन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि कई प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शरीर में कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया? बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनते हैं, बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी में चाहिए होते हैं असर डालने के लिए शरीर पे, और इनका केमिकल नेचर होता है प्रोटीन, और ये एवरेज, बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है, पानी में घुलनशील है ये। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पार्ट है उसके अंदर घुल के ये सीधे सीधे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू साइट ऑफ एक्शन तक, कार्यस्थल तक पहुंचते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं। जैसे इनका एक बार कार्य ओवर हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। अब नष्ट हो जाते हैं तो फिर वापस कैसे कार्य करेंगे? तो दोबारा से एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसको बनाती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे, और इनका जो है साइकिल रिपीट होती रहती है। समझ में आ गया? सो दे आर प्रोड्यूस्ड रेगुलरली एज पर द नीड, secreted regularly and transferred to the site of action through the blood stream। तो चलिए देख लेते हैं क्या होती हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है ये? डिस्क्राइब इन डिटेल द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो इट कंसिस्ट ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड। समझ में आ गया? बिना नली वाली ग्लैंड्स होती हैं कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके दूसरी वाली कौन सी थी? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में हमारा लीवर आ गया, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई, 3 जोड़ी हमारी। ठीक है, पैंक्रियाज आ गया। तो ये कुछ हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है कि नहीं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आई मीन। चलिए, तो एंडोक्राइन समझ में आ गया, डक्टलेस ग्लैंड्स। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स, और इनके द्वारा सिक्रीट की गई जो केमिकल्स हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, व्हिच आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस क्वांटिटीज। ट्रेस मतलब होता है बहुत ही कम क्वांटिटी में शरीर में चाहिए होते हैं ये, टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड इफेक्ट। कोई भी असर डालने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। दे आर प्रोटीन इन नेचर, और केमिकली इनका नेचर क्या होता है? प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस की बनी होती है। वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील है, एंड डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और सीधा ही ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती हैं। कैपिलरीज इनको टेक अप कर लेती हैं ऑर्गन से, ग्लैंड से, और वहां से फिर ब्लड के अंदर घुल के अपने कार्यस्थल तक पहुंचती है। आफ्टर देयर एक्शन इज ओवर, एक बार उनका कार्य समाप्त हो जाए, they get destroyed, ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। and hence they are secreted as per need, लगातार बनती रहती हैं आवश्यकता के अनुसार। कहाँ बनती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये हार्मोन्स बनते रहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आगे थोड़ा हम स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर देखेंगे
तो बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा दो चीजों का बना है, द एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि 8 है सीक्वेंस में, एंड उनके द्वारा सीक्रेट किए गए केमिकल मैसेंजर्स जो कि क्या है, हॉर्मोन्स है। ठीक है, तो एक बार आपको मैं पूरा डायग्राम में बता देता हूँ कौन कौन सी हमारे ग्लैंड्स है, क्या शरीर में उनकी पोजीशन होती है। ब्रेन का जब हमने डायग्राम डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने बताया था 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सबसे ऊंचाई पे एक पाइनियल ग्लैंड है। ये पाइनियल ग्लैंड हमारे स्किन का पिगमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक हार्मोन बनाती है मेलाटोनिन, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इधर मिड ब्रेन के पास होती है। ठीक है, थैलेमस रीजन के पास। फिर थैलेमस जो रीजन होता है उसके जस्ट नीचे जो रेड रेड कलर का दिखाया गया ये हाइपोथैलेमस है। ये हमारी सबसे ऊंचाई पर मौजूद ग्लैंड है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जस्ट इसके नीचे होती है, और दो छोटे छोटे इसमें लोब होते हैं। ये दोनों लोब, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। ठीक है कि नहीं का, इन लोब्स के टेक्निकल नेम भी हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है? तो हाइपोथैलेमस के नीचे दूसरी ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, और कई तो ऐसे हार्मोन्स भी जो बनाए तो जाते हैं हाइपोथैलेमस के कारण और स्टोर कर दिए जाते हैं पिट्यूटरी में, ये रिलीज करती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मली ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है जो हार्मोन्स बाकी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। समझ में आ गया? अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज नहीं करेगी तो बाकी ग्लैंड्स भी अपने अपने हार्मोन रिलीज नहीं करते हैं। तो द हार्मोन्स रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ द हार्मोन्स ऑफ अदर ग्लैंड्स। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चों हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। स्पेलिंग पे गौर करना, बहुत बच्चे स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, पी ट्यू, पी आई टी यू आई, ये आई छूटता है यू के बाद वाला, तो बच्चे बस पिट्यूटरी बोल देते हैं, पी आई टी यू टी आर, ये गलत है, पी आई टी यू आई डबल आई लगेंगे। ठीक है कि नहीं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई ऐसे हार्मोन सीक्रेट करने वाली जो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करेगा? तो पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाली सिर्फ एक ग्लैंड है जो उसके ऊपर है, हाइपोथैलेमस। तो ये ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार के हार्मोन्स बनाती है, पिट्यूटरी इनहिबिटर्स एंड पिट्यूटरी स्टिमुलेटर्स। मतलब अगर पिट्यूटरी इनहिबिटर हार्मोन बनेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को बंद करवा सकता है, और पिट्यूटरी स्टिमुलेंट्स बनेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को वो क्या करता है, रिलीज करवा देते हैं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से कब काम करवाना कब नहीं करवाना वो कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड कहलाती है। तो हाइपोथैलेमस क्या हो गई? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ का मास्टर का भी मास्टर हो गई। ठीक, लेकिन ये दो ही हार्मोन सीक्रेट करती है, जबकि ये क्या बहुत सारे हार्मोन। ठीक है, और एक मैंने हार्मोन और बताया था एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, ये बनाती तो कौन है? हाइपोथैलेमस, सीक्रेट करती है पिट्यूटरी, मतलब इसमें स्टोर करती है। क्लियर है? उसके बाद हमारे जो नेक रीजन है, गला, थ्रोट पे कहाँ पे, जो हमारा लैरिंग्स है उसके पास एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है कि नहीं? और ये पेयर्ड ग्लैंड है। क्या है? पेयर्ड ग्लैंड है, एच के आकार में होती है। तो सामने की तरफ तो ये थायराइड ग्लैंड, और पीछे वेंट्रल साइड में क्या है, साइड में क्या है, एक और ग्लैंड है पैराथायराइड। तो यहाँ दिखाई नहीं, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड दोनों पास पास ही होती है, थ्रोट रीजन में दो है यहाँ पे। उसके बाद आ गया थाइमस ग्लैंड, तो तीन तो हो गई यहाँ पे, दो यहाँ गले में, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जोड़े में है दोनों के दोनों। तो हमारे बॉडी की जो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, वो थायराइड ग्लैंड है, और बाकी से छोटी छोटी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थाइमस ग्लैंड, ये हमारे हार्ट के पास होती है, चेस्ट रीजन में होती है थाइमस ग्लैंड। ठीक है बच्चों, ये एकमात्र ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है थाइमस जो कि रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि ये एज बढ़ने के साथ साथ साइज में छोटी होती जाती है। ये टीनेज तक बहुत अधिक एक्टिव होती है, और टीनेज के बाद में इसका साइज ऑलमोस्ट इतना छोटा हो जाता है, और फिर इसका फंक्शन भी लिमिटेड हो जाता है। समझ में आ गया? तो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है, हार्मोन बनाती है इंपॉर्टेंट, थाइमोसिन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे एब्डोमिनल रीजन में आ जाओ तो पेंक्रियाज एक और ग्लैंड है। अब ये पेंक्रियाज तो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, ये हमारा डाइजेस्टिव जूस भी बनाती है, पेंक्रियाटिक जूस, जिसमें हमारी एंजाइम्स होती हैं। ठीक है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लाइपेज होती है, अमाइलेज होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करती है, ट्रिप्सिन होती है। ठीक है कि नहीं? तो इसके कुछ सेल्स, कुछ इसका हिस्सा तो एक्सोक्राइन है जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन पोर करने के लिए, और इसके कुछ अंदर सेंटर पे सेल्स होते हैं, ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि एंडोक्राइन सेल्स भी हैं। तो बेसिकली इसमें तीन अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं पेंक्रियाज में, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। समझ आ गया? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स, ये तीनों सेल्स जो होते हैं एंडोक्राइन होते हैं, और बाकी जो एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स होती हैं। ठीक, तो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स तीन अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनाते हैं। तो
जो अल्फा सेल्स है वो एक हार्मोन बनाता है ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स जिनको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, बीटा सेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाते हैं इंसुलिन जो शुगर को रेगुलेट करता है। और तीसरा है हमारा डेल्टा सेल्स, ये बनाते हैं एक हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, ये सोमैटोस्टैटिन जो है जब चाहे ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन इनको नियंत्रण में रखता है। समझ में आ गया? अगर ये एक्सेस सिक्रीट हो रहे हैं तो इनको बंद करता है, एक का सिक्रीशन कम करके दूसरे का बढ़ाना, दूसरे कम करके पहले का बढ़ाना, इनके बीच में रेगुलेशन का काम करता है सोमैटोस्टैटिन। एक बात और बता दूं बच्चों में, सोमैटोस्टैटिन ना केवल ये पैंक्रियाज बनाती हैं उसका डेल्टा सेल्स, बल्कि सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी बनता है। समझ में आ गया? हाँ, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इनमें भी सोमैटोस्टैटिन बनता है जो कि स्लीप इंड्यूसिंग का भी काम करता है, रिलैक्सेंट है एक तरह का, ठीक है कि नहीं? इनके कारण, इसके कारण नींद आती है खाना खाने के बाद में, हमको ये हार्मोन रिलीज होती है तो बॉडी रिलैक्स करती है। उसके बाद जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी उसके अंदर जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक पेयर्ड ग्लैंड है और बिकॉज इट इज एडजेसेंट टू किडनी इसका नाम है एड्रीनल। रीनल शब्द किडनी के लिए आता है, तो एड्रीनल ग्लैंड पेयर्ड ग्लैंड है, ये बिल्कुल टोपी की तरह किडनी के ऊपर लगी हुई है, ठीक है? एड्रीनल ग्लैंड ये इसके पेयर्ड पार्ट है, ठीक है? और इसके बाद लास्ट हमारे जो आते हैं गोनैड्स। गोनैड्स हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कलेक्टिवली, मेल्स में अलग होंगे फ्रीमेल्स में अलग होंगे। तो फिलहाल ये मेल्स का डायग्राम है जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है स्क्रोटम में, और फीमेल बॉडी में यही ग्लैंड्स कौन सी होते हैं? ओवरीज होते हैं, और इनके स्पेशल क्या हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है? टेस्टिस में बताया था मैंने लेडिक सेल्स होते हैं, और ओवरीज जो होती हैं उसके अंदर स्पेशल क्या है सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। एक स्पेशल बॉडी होती है जो कि हार्मोन बनाती है प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये नॉर्मली ओव्यूलेशन के समय बनते हैं इसके अंदर फीमेल ओवरी के अंदर, ठीक है? तो ये सेल एक छोटा सा स्ट्रक्चर येलोइश कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है कॉर्पस लुटियम, और वो क्या करता है ये हार्मोन्स बनाता है और फिर ये गायब हो जाता है। फिर ओव्यूलेशन का टाइम नजदीक आएगा अगले महीने, फिर वापस से बॉडी बन जाएगी और फिर रिलीज करेगा, फिर टेम्पररी बॉडी की तरह बनता है। तो इस प्रकार से दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हो गई। समझ में आ गया? तो ये हमारी रिलेटिव पोजिशनिंग है अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ये पोजीशन में सबसे ऊंचाई पे मौजूद होती है हमारी ब्रेन के अंदर, ठीक है कि नहीं? क्या और लोकेशन क्या है? बिलो सेरिब्रम इन द वेंट्रिकल। ब्रेन वेंट्रिकल मतलब समझ रहे हैं? जो थैलेमस वाला रीजन है ना, उस रीजन में थोड़ी सी खोखली जगह वहां पे एक ग्लैंड मौजूद है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो थैलेमस के जस्ट नीचे पोस्टीरियर पार्ट पे आती है, सेरिब्रम के नीचे जो हमारा फोर ब्रेन है उसके जस्ट नीचे आती है, और ब्रेन वेंट्रिकल मतलब ब्रेन के अंदर खोखली थोड़ी सी स्पेस है थैलेमस रीजन में, वहां पे होती है ये हाईएस्ट इन पोजीशन, सबसे ऊंचाई पे स्थित ये ग्लैंड है। हार्मोन कौन से प्रोड्यूस करती है? मैंने बताया था दो ही प्रकार के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक होती है पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को खुद के हार्मोन प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। दूसरा होता है पिट्यूटरी इनहिबिटिंग, देखो यहाँ पे आई छूट गया ना, पिट्यूटरी इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, तो इनहिबिटिंग का मतलब होता है कि ये हार्मोन यदि रिलीज होंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज करना बंद कर देती है, समझेगा? तो पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स है, कुछ स्टिमुलेटर्स हैं और कुछ इनहिबिटर्स है। इनहिबिट करना मतलब स्टॉप करना, तो इसका मेन फंक्शन समझ में आ गया। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है मतलब ये दोनों रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य को रेगुलेट करते हैं। क्या कार्य है? दे आइदर स्टिमुलेट मतलब एक तरह से उसको ट्रिगर करना अपने खुद के हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हेल्प करना, और इनहिबिट मतलब रोकना पिट्यूटरी सीक्रेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सीक्रेशन है उसके खुद के हार्मोन से या तो उसको सीक्रेट करवाती है या उसको रोकने में मदद करती है, ये उसका मेन काम हो गया, और इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन अक्सर आता है, बड़ा नोट भी आ सकता है, अकेले 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी आ सकता है, तो इसकी लिस्ट लंबी चौड़ी है, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम क्या है ये चीज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक? चलिए, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी, ये सबसे छोटी ग्लैंड है हमारे शरीर की, ठीक है? बिल्कुल एक मटर का दाना होता है ना, मटर का दाना उसके समान ही है पूरा साइज इसका, इसके दोनों लोब्स कंबाइंड उस मटर के दाने के समान ही होते हैं, ठीक है? देन स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन काम बहुत इसका जबरदस्त है, काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना छोटा उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण, अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। और ये जो हाइपोथैलेमस मैंने बताया था ना, जो हमारी बड़ी जो ऊपर ग्लैंड थी, कौन सी? मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, उससे चिपकी हुई होती है एक छोटे से डंठल के माध्यम से, छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे उस पर चिपकी होती है, और इसके कितने लोब्स होते हैं? इसके दो अलग अलग लोब्स होते हैं, समझ में? दो इसके पार्ट्स हैं, एक है एडिनोहाइपोफाइसिस, ए फॉर एंटीरियर, ये टॉप मोस्ट लोब है, बड़ा लोब है एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये
पोस्टीरियर लोब है, नीचे वाला हिस्सा ये बड़ा लोब होता है, ये थोड़ा छोटा लोब है साइज में। सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स है ना, कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करते हैं। ये अपने हार्मोन रिलीज करेगी तो ही बाकी ग्लैंड्स स्टिमुलेट होकर के अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, इसके हार्मोन्स के बिना उनका कोई काम नहीं हो पाएगा। हेंस इसीलिए क्या होता है, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड पे कहते हैं, दूसरों को रेगुलेट करती है ना, ये मास्टर ग्लैंड हो गई। हाइपोथैलेमस जो है, जिससे कि चिपकी हुई है बताया था मैंने, वो इसको रेगुलेट करती है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अभी हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस दो ही प्रकार के हार्मोन्स बनाती है, कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो उसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं खुद के हार्मोन, कुछ उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हाइपोथैलेमस है वो कहलाती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो दो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में, एक मास्टर ग्लैंड है, उसकी भी मास्टर है, समझ में आ गया। तो मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। शॉर्ट 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, कई बार मल्टीपल चॉइस में भी आता है कि कौन सी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड कहलाती है और कौन सी ग्लैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है, ठीक है। और जो मास्टर मास्टर ग्लैंड है उसके दो हार्मोन्स कौन से प्रकार के हैं, कौन कौन से बताए मैंने, एक तो पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होता है पिट्यूटरी इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग को हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। चलिए, लोकेशन क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड की, बिलो सेरिब्रम, ये भी सेरिब्रम के नीचे ही है, और थैलेमस रीजन में होता है मिड ब्रेन में, समझ में आ गया, जहां पे ब्रेन का खोखला स्थान है, वेंट्रिकल है। इसके द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स और उनका क्या क्या कार्य होता है वो देखेंगे, लंबी चौड़ी लिस्ट है। ग्रोथ हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन है जीएच या फिर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है, इट कॉजेज नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर ये प्रॉपर मात्रा में रिलीज होगा, बच्चों हार्मोन जो होते हैं ना वो सही मात्रा में रिलीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये आवश्यकता से ज्यादा रिलीज होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आवश्यकता से कम रिलीज होंगे तो भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, ठीक। तो प्रॉपर मात्रा में रिलीज होना बहुत इनका जरूरी है। तो अगर ये सही मात्रा में रिलीज होगा तो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल तरीके से शरीर बढ़ता है। लेकिन इट्स एक्सेस सिक्रीशन, अगर ये ज्यादा रिलीज हो गया, कॉजेज ओवरग्रोथ, तो शरीर का जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा हो जाती है, शरीर जो होता है 6, 7, 7.5 फीट तक बढ़ जाता है, ठीक है, लंबे चौड़ा हो जाता है इंसान, और इसको हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। क्या बोलते हैं इसको, जाइगेंटिज्म, शरीर बिल्कुल बहुत बड़ा हो जाता है साइज में। एंड अंडर सिक्रीशन, तो ओवर सिक्रीशन तो समझ में आ गया, ज्यादा सिक्रीशन होने से शरीर की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी नॉर्मल से, अंडर सिक्रीशन, कम सिक्रीशन होने से पर्सन की हाइट बहुत ही कम रह जाती है, बौना रह जाता है, 3-4 फीट से ज्यादा वो बढ़ नहीं पाता है। तो ये दो विरोधी चीज हो गई, ये बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो गई शरीर की 7-7.5 फीट से ऊपर, और ड्वार्फिज्म होता है 2.5-3 फीट से ज्यादा नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है, बौनापन, ठीक। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, फीमेल बॉडी में बर्थ से जस्ट पहले मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, समझ में आएगा कि नहीं क्या। तो पुबर्टी के बाद में 13-14 इयर्स की एज के बाद में फीमेल बॉडी में जो मेमोरी ग्लैंड्स, स्तनों का जो डेवलपमेंट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन क्या होता है, ये लैक्टेशन इंड्यूस करता है। व्हाट इज लैक्टेशन, मिल्क सिक्रीशन, ठीक है। फीमेल ने जैसे ही यंग वन को, बच्चे को जन्म दिया, तो उसके बाद में बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसमें मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट कौन करता है, ये हार्मोन प्रोलैक्टिन करता है। ये बर्थ के बाद में ही होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे अगले कैटेगरीज गोनेडोट्रोपिन्स। बच्चों गोनेड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जनरली दोनों ही प्रकार के, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, दोनों को इकट्ठा मिला के गोनेड बोलते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन्स वो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं जो गोनेड्स को रेगुलेट करते हैं, इनके द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं उनको रेगुलेट करते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। तो मेल बॉडी में जो गोनेडोट्रोपिन है वो है टीएसएच और फीमेल बॉडी में एफएसएच। तो फुल फॉर्म इसके क्या है, टीएसएच। एसएच मतलब होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और टी मतलब टेस्टोस्टेरोन, एफ मतलब फॉलिकल। तो ये मेल और फीमेल के हार्मोन से रिस्पेक्टिवली जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले टीएसएच क्या होता है, ठीक है। तो टीएसएच क्या है, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर ये रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो कि नॉर्मली पुबर्टी वाली एज पे होता है, जैसे कि मैंने बताया था, इट स्टिमुलेट्स टेस्टिस, तो ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, उसको हेल्प करता है क्या, टू प्रोड्यूस इट्स ओन हार्मोन्स, खुद के हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, एंड ट्रिगर्स स्पर्म फॉर्मेशन। और फिर जब टेस्टिस के खुद के हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, कौन से, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, तो वो क्या करते हैं, वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है पुबर्टी के बाद, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन इज स्टार्टेड, ठीक है। तो पुबर्टी वाली एज में एंटर कर जाता है मेल्स। इसी प्रकार से जो एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैंने बताया था ग्राफिन फॉलिकल छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो कि जर्म सेल्स के मियोसिस के द्वारा बनते हैं ओवरी में, और फिर एक आधे को भोजन खिला करके, भोजन दे करके ओवरी सेलेक्टिवली उसको मैच्योर कर देती है, जो मैच्योर फंक्शनल ओवम बन जाता है। तो एफएसएच
फॉलिकल्स तभी बन पाएंगे, हॉर्मोन्स तभी रिलीज होंगे ओवरी के जब भी एफएसएच रिलीज होगा किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स ओवरीज टू प्रोड्यूस इट्स ओन हार्मोन्स। तो एफएसएच रिलीज होगा ना, तो सबसे पहला काम होता है ओवरी अपने आप को ओव्यूलेशन के लिए तैयार करती है, और जैसे ओव्यूलेशन वाला टाइम नजदीक आता है एक ओवम रेडी हो जाता है मैच्योर होके, और ओवम जैसे रिलीज होने लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ओव्यूलेशन को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो वहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा येलोइश कलर का जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम का कंट्रोल किसके पास है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगला। तो वो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है फिर फीमेल बॉडी में दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाता है, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, जो कि आगे की रेगुलर चीजों को कंट्रोल करना है। आगे की चीजें कौन कौन सी हो गई हमारी, जो इम्प्लांटेशन वगैरह हो गया, ठीक है कि नहीं क्या, और या फिर ओवम का जो डिस्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है, ओव्यूलेशन को कंट्रोल करना कि एक ओवरी ने अगर ओवम रिलीज कर दिया तो दूसरी ना करे। तो इस प्रकार से जो प्रोजेस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन है उसका दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, लेवल है, बताया था मैंने, प्रोजेस्टेरोन लेवल नॉर्मली हाई होना चाहिए, ईस्ट्रोजन लेवल नॉर्मली लो होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। तो ये सब कौन रेगुलेट करता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम रेगुलेट करता है। तो देखेंगे एफएसएच क्या है, ये ओवरीज को खुद के हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए बाध्य करता है और ओवर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो पुबर्टी वाली एज पे ये काम होता है। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन को ट्रिगर करता है। समझ आएगा, मेंस्ट्रुएशन में बता चुका हूँ क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फीमेल बॉडी में, तो जो यूटेरस है उसकी जो एंटीरियर वॉल होती है उसमें ब्लड वेसल्स का ब्रेकडाउन, ओवम का टूट फूट जाना, ये सब रेगुलेट कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये वो परत है, एक येलो कलर का क्रीमिश येलोइश कलर की बॉडी है, छोटी सी टेम्पररी बॉडी है, बनती है वापस खत्म हो जाती है फिर बनती है, ठीक है। द कॉर्पस ल्यूटियम इज ए टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। तो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, कहां बनता है ये, फीमेल ओवरीज में बनता है, फीमेल ओवरीज में बनता है, ठीक है। एंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ, और क्या काम है इसका, रिलेटिवली हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन तो ये हाई मेंटेन करके रखता है, ज्यादा प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन, एंड मॉडरेट लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन रखता है कम ओव्यूलेशन के दौरान। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, एक ओवरी ओवम रिलीज करती है तो दूसरी नहीं करती है। और कभी कभी मैंने बताया था ना, पिल्स के इन्फ्लुएंस में हम इनको उल्टा भी कर सकते हैं, ईस्ट्रोजन ज्यादा कर देंगे तो दोनों ही ओवरीज क्या होती है, ओव्यूलेशन स्किप कर देती है। तो नॉर्मल इसके साथ छेड़खानी जैसे नहीं करनी चाहिए, तो इससे क्या होती है, दोनों ओवरीज मिलजुल के रैंडमली कभी ये रिलीज करेगी कभी वो करेगी, दोनों साथ में नहीं करती, ठीक है। चलिए, तो ये था कॉर्पस ल्यूटियम जो कि बनता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए, अगला हमारा है थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरो शब्द थायरॉइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, टीटीएच शॉर्ट फॉर्म इसका, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट्स थायरॉइड ग्लैंड, तो ये हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी के द्वारा, तो ये थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायरॉइड ग्लैंड फिर खुद का हार्मोन बनाती है थायरॉक्सिन, जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, एसीटीएच, तो फुल फॉर्म है एड्रीनो ए कॉर्टिको सी ट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड मैंने बताया था किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड्स का पेयर है ये, ठीक है कि नहीं क्या। इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स ओन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड अपने खुद के हार्मोन्स बनाती है बहुत सारे, उसका जो कॉर्टेक्स रीजन होता है करीब 25-30 प्रकार के हार्मोन्स बनाता है, कॉर्टिकॉइड्स, और जो उसका मेडुला रीजन है, सेंट्रल रीजन है जैसे किडनी का होता है ना, वो एक हार्मोन बनाता है एड्रिनलिन, जो कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए, उसके बाद आता है हमारा एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये बच्चों हार्मोन वैसे प्रोड्यूस तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस, लेकिन रिलीज इसको पिट्यूटरी ही करती है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसका एक और नाम वैसोप्रेसिन भी है, और मैं बता चुका हूँ कि काम क्या करता है। ये किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में उसमें एक बार जब वो फिल्टर हो जाता है ना कप के द्वारा ब्लड हमारा, तो जो वेस्ट मेटल आ जाता है उसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें, वाटर, ग्लूकोज, मिनरल से आ जाते हैं, उनको वापस रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है एडीएच। इसके बिना वो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, और इसकी कमी से एक डायबिटीज होती है प्रकार की, मैंने बताया था डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर हिस्सा होता है लूप ऑफ हेनली, उसमें पानी का, ग्लूकोज का, मिनरल्स का रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, स्पेशली वाटर, ठीक है। एंड कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड, और रिलीज भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। तो प्रोडक्शन कहीं और होता है, रिलीज कहीं और होता है। चलिए, अगला है एमएसएच, ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ब्रेन में ही, मस्तिष्क में ही, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के ही नजदीक एक और ग्लैंड होती है मिड मिड ब्रेन रीजन में, जिसको हम बोलते हैं क्या, पाइनियल ग्लैंड। तो ये पाइनियल ग्लैंड जो होती है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है मेलाटोनिन, क्या नाम है, मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन
वो बनाते कौन है? ये सेल्स बनाते हैं मेलानोसाइट्स, ये पाइनल ग्लैंड के अंदर होते हैं और मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करने का काम ये एमएसएच करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पहले मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच बनाएगी, एमएसएच जाके इन सेल्स को ट्रिगर करेंगे, ये सेल्स अपना खुद का हार्मोन बनाएंगे मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन ये हार्मोन है, ये दो मेन काम करता है हमारी बॉडी में। एक तो ये हमारा जो 24 आवर बायोलॉजिकल रिदम है, जो स्लीप साइकिल है हमारी, वही हमारे शरीर को खुद ही पता लग जाता है कि कब सोना है, कब जगना है। एक प्रॉपर टाइम आता है, अपने आप ही आंखें नीचे पल के भारी होने लगेगी, नींद आने लगेगी रात के समय, दिन में हम काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है 24 आवर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है। आप रात को सो जाओगे तो अपने आप ही सुबह बिना अलार्म के कभी न कभी आपकी आंख अपने आप ही खुल जाएगी। तो कौन सा हार्मोन ये रेगुलेट करता है? ये मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो स्किन को जो ब्राउन कलर वाला जो पिगमेंट देने वाला काम है, वो भी कौन है? मेलाटोनिन ही करता है। तो ये एक स्किन के अंदर एक ब्राउन कलर का पिगमेंट सिंथेसाइज करता है, डार्क कलर का, जिसको मेलानिन कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में स्किन के लिए सनस्क्रीन का काम करता है। सूर्य की जो तेज किरणें होती हैं, खासकर अल्ट्रावायलेट किरणें, इससे हमारे शरीर को एक तरह से सनस्क्रीन करने का काम करता है ये मेलानिन, डार्क कलर देता है हमारी स्किन, ठीक है ना। ये और ये कुछ हद तक जो हमारे गोनैड्स हैं, तो उसमें क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है। तो इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये दो तीन काम होते हैं किसके? मेलाटोनिन के। क्लियर है? पाइनल ग्लैंड के हार्मोन से। तो देखेंगे भी डिटेल में वन बाय वन। तो ये थी बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड, और इसके खूब सारे लिस्ट जो हार्मोन्स की है वो, और उसके क्या क्या शरीर में होते हैं काम। चलिए, तो अभी हम क्या सीक्वेंस में चल रहे हैं। सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस देखा, फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा, अब ब्रेन में ही मौजूद तीसरी ग्लैंड कौन सी? पाइनल ग्लैंड, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं बता चुका हूँ पाइनल ग्लैंड के बारे में, वापस एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। सो इट इज सिचुएटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। तो डोर्सल साइड मतलब पीछे वाला हिस्सा है, तो सामने वाला हिस्सा वेंट्रल होता है, फेस साइड वाला, तो पीछे वाला मिड ब्रेन में थोड़ा सा पीछे की ओर है पाइनल ग्लैंड, ठीक है। हार्मोन्स प्रोड्यूस, कौन सा हार्मोन बनाती है ये? मेलाटोनिन बनाती है, जो कि बताया ना मैंने, स्किन पिगमेंटेशन देता है ये। काम क्या है इसका? इट फॉर्म्स स्किन पिगमेंट मेलानिन। ये हार्मोन जो होता है स्किन पिगमेंट, ब्राउन कलर का पिगमेंट है मेलानिन, ये बनाता है, which gives a dark color to the skin, स्किन को डार्क कलर देता है, नंबर 1। दूसरा क्या बताया मैंने? इट रेगुलेट्स 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी। बॉडी का जो 24 आवर का जो एक तरह से क्लॉक की तरह काम करती है हमारी बॉडी, सही समय पे सही काम, अपने आप हमारे शरीर को पता लगता है कब क्या करना है। इट मेंटेन स्लीप साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर। समझ में आ गया कि ये तो हमारा कब सोना है, कब जगना है, बॉडी टेम्परेचर, इन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मतलब हमारा एक तरह से रूटीन फिक्स है, तो वो रूटीन को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये मेलाटोनिन करता है, ठीक है। और दूसरा है इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, तो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कुछ हद तक, ठीक है कि नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है फीमेल बॉडी में, ठीक है, जो कि एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। एंड डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा बहुत कुछ हद तक कंट्रोल करता है, डिफेंस कैपेसिटी। चलिए, उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड मैंने बताया था सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा बच्चों, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो लिवर है, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड है। एच के आकार में होती है, एच शेप्ड ग्लैंड है, दो लोब्स होते हैं इसके। नेक रीजन में ट्रैकिया, विंड पाइप का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, कौन सा? लैरिंग्स, उसके अगल बगल में होती है, दो लोब्स के बीच में, ठीक है कि नहीं, क्या दो लोब्स के रूप में। तो नेक रीजन में होती है इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। तो ये हमारे वेंट्रल साइड में होती है, सामने की तरफ नेक रीजन में, थ्रोट में। इसके द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है वो है थायरोक्सिन। क्या है? थायरोक्सिन। एंड ये हार्मोन थायरोक्सिन ये तभी बन पाता है जब इस ग्लैंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल दैट इज आयोडीन पहुंच पाता है। ये आयोडीन यदि इस ग्लैंड में पहुंचेगा तो ही ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी। और कई कई बार ऐसा होता है कि भोजन में या नमक के साथ हमको आयोडीन उचित मात्रा में नहीं मिलता, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है ग्लैंड, और इस हार्मोन को बनाने वाले रॉ मटेरियल्स ये ग्लैंड जमा करती जाती है और ये सूज करके लटक करके बाहर आ जाती है, और ये कंडीशन गोइटर कहलाती है। घेंगा आप पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है कि नहीं, क्या तो वहां पे ये आ चुका है ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर। तो थायरोक्सिन हार्मोन है, उसके बनाने के लिए आयोडीन की मात्रा जरूरी है, जो कि हमको खाने वाले नमक से मिल जाता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। चलिए, तो इसका काम क्या है? बेसिक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, जनरल फिजिकल ग्रोथ। अगर मान लो किसी के शरीर में इसकी मात्रा थोड़ी कम रिलीज होगी ना, तो अपने हम उम्र लोगों से थोड़ा सा उसकी ग्रोथ थोड़ी सी क्या होगी? स्टंटेड, रिटार्डेड होगी। ये बिल्कुल बोना तो नहीं होगा, बट मान लीजिए 5-10-15 सेंटीमीटर का फर्क आसानी से पड़ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? का तो स्टंटेड या फिर रिटार्डेड ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाएगी शरीर की, ठीक है कि नहीं, क्या तो जनरल फिजिकल हेल्थ के लिए चाहिए, मेंटल वेलबींग के लिए चाहिए, दिमागी तंदुरुस्ती के लिए भी, दिमागी चुस्ती के लिए भी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या
तो सबसे पहला बेसिक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जिससे हमारा शरीर की प्रॉपर ग्रोथ होती है। इट रेगुलेट्स फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारा जो लीवर है उसके अंदर इन तीनों का रेगुलेशन होता है, मतलब अगर हम कोई भी एक प्रकार का भोजन ज्यादा खा लेते हैं तो इंटर कन्वर्जन हमारा शरीर खुद ही करता है। तो फैट्स का रेगुलेशन, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ठिकाने लगाना, इनका यूज शरीर में प्रॉपर तरीके से, ठीक है कि नहीं, क्या डाइजेशन के बाद में इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे इनको सही इस्तेमाल, ये सब कौन रेगुलेट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है, हमारे शरीर में कौन कौन से मिनरल्स कितने कितने मात्रा में घुले होने चाहिए ब्लड में, इन सबको रेगुलेट करने का काम थायरॉक्सिन हार्मोन का है। आरबीसी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है कुछ हद तक, कहाँ पे? बोन मैरो के अंदर। एंड इट इज नेसेसरी फॉर जनरल फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल अलर्टनेस, मतलब समझ में आ गया? नॉर्मल शारीरिक ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है, फिजिकल हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, और दिमागी चुस्ती के लिए भी उतना ही ये जरूरी है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है थायराइड। के बाद ही मैंने बताया था इसके पीछे एक और पेयर्ड ग्लैंड है, ये थोड़ा डोर्सल साइड में होती है, थायराइड ग्लैंड वेंट्रल साइड में, छोटी है थायराइड ग्लैंड से थोड़ी, पेयर्ड ग्लैंड ही है, दो लोब है इसके भी, नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पेयर्ड ग्लैंड ईच बाइलॉब, समझ में आ गया? पेयर्ड ग्लैंड है और दो दो लोब हैं दोनों में, तो चार छोटे छोटे लोब्स हो गए। लोकेशन क्या है? डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सामने थ्रोट में, सामने फेस साइड होती है, और ये पीछे की तरफ होती है इसके, ठीक है, धसी हुई होती है तो सामने से नजर नहीं आएगी ह्यूमन बींग्स में। हॉर्मोन्स इसके द्वारा दो मेन प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक है कैल्सिटोनिन और एक है पैराथोर्मोन, पैराथोर्मोन, ठीक है कि नहीं क्या? अब ये दोनों मिलजुल के क्या कंट्रोल करते हैं समझते हैं। कैल्सिटोनिन जो होता है, शब्द में देखो कैल्सी छुपा हुआ, कैल्शियम से रिलेटेड है ये, ठीक है कि नहीं क्या? तो ये हड्डियां और दांतों के लिए चाहिए होता है। तो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन फॉर्मेशन एंड मस्कुलर एक्टिविटी। तीन चीज, ये कैल्शियम आयन हमारे शरीर में मजबूत हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, और साथ में मस्कुलर एक्टिविटीज, हमारी जो मसल्स होती है ना, मसल्स बच्चों, उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कैल्शियम आयंस उचित मात्रा में जमा होंगे तो ये हमारी मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती है। इनकी कमी या अधिकता हो जाती है ना, तो मसल्स में अकड़न जकड़न हो जाती है और मसल्स ढंग से काम नहीं कर पाती, स्ट्रेन या पेन हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन फॉर्मेशन। तो कैल्शियम आयंस जरूरी है दांतों के लिए और बोन्स के लिए और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। इट मेंटेन्स प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड, ब्लड में उचित मात्रा में कैल्शियम आयन का होना जरूरी है। तो जो हम भोजन के साथ जो भी कैल्शियम लेते हैं, हमने एप्पल खाया, मिल्क पिया, एग लिया, उन सब में कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम घुल मिल के ब्लड में चला जाता तो है, और ब्लड से वो हमारे हड्डियों का, दांतों का हिस्सा बने, मसल्स के अंदर घुसे, इसको कौन रेगुलेट करता है? कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू, अगर कैल्सिटोनिन की कमी होगी तो कैल्शियम उचित मात्रा में ब्लड में से सोख करके कहां नहीं पहुंचेगा? इन हड्डियों तक, दांतों तक नहीं पहुंच पाएगा, मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, और इससे हड्डियों में जगह जगह छिद्र बन जाते हैं, जहां कैल्शियम डिपॉजिट होना चाहिए वहां पे छोटी छोटी कैविटीज, छिद्र हो जाते हैं, और इससे हमारी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, छिद्र युक्त पोरस हो जाती हैं और चटक सकती हैं, टूट सकती हैं, तो सॉफ्ट फ्रेजाइल बोन्स होती हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोस मतलब होता है ऑस्टियोसाइट, बोन के सेल्स होते हैं, और पोरोसिस मतलब उनमें छिद्र छिद्र हो गए, तो हमारी जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर छोटे छिद्र हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोटी लकड़ी होती है उसके अंदर से दीमक लग जाए, अंदर से खोखला कर दे तो हड्डी कमजोर हो जाती है, तो ऐसी हड्डी टूट सकती है, चटक सकते बहुत आराम से, ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण। और बुढ़ापे से पहले ही क्या, हड्डियों में, जॉइंट्स में दर्द होने लगेगा, हड्डियां क्रैक होने लगेगी, ठीक। उसके बाद एक और हार्मोन हमारा पैराथोर्मोन, जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, नाम इसका मैचिंग है बिल्कुल पैराथायरॉइड से, तो पैरा TH और लास्ट में ORMON लगा देना, पैराथोर्मोन। ये क्या करता है? ये मस्कुलर एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो मसल्स में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने का काम इसका। अगर इसकी कमी हो जाती है, तो कैल्शियम आयंस की भी मसल्स में कमी हो जाएगी, इसके कारण मसल्स क्या होती है? अकड़ जाती हैं, हार्ड हो जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बहुत लंबे समय तक पेन होगा और रिलैक्स नहीं हो पाती, तो हम हमारे शरीर के नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं कर पाते। कई बार होता है गर्दन अकड़ जाती है और मसल्स हाथ पैरों में बायटास आ जाता है, तो वो नॉर्मली इसके कारण होता है, ठीक है। तो हमारी जो मसल्स होते हैं दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड टाइम, इसी को हम टिटेनस वाली कंडीशन कहलाती है, टिटेनी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? चलिए, तो ये थे हमारे दो मेन हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन एंड पैराथोर्मोन, which are released by पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के ही बगल में होती है और उसी में धसी होती है, ठीक है। अगली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पैंक्रियास, ठीक है कि नहीं क्या? तो नॉर्मली एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पैंक्रियास, एक थायराइड ग्लैंड, एक एड्रिनल, ये चार मेन ग्लैंड्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, मार्किंग कर दी है। पैंक्रियास हमारे शरीर की एकमात्र ग्लैंड है जो जिसका कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन भी है और कुछ हिस्सा एंडोक्राइन भी है। समझ में आ गया कि नहीं क्या?
तो एक्सोक्राइन पार्ट तो डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस जिसमें ट्रिप्सिन, देन लाइपेज, देन पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, डीएनएज, आरएनएज, ये एंजाइम्स होती हैं, ठीक। देन उसके बाद कहाँ होती है ये जस्ट स्टमक के नीचे होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, स्टमक के नीचे होता है, बिलो स्टमक। हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं, मैंने 3 बताए थे। एक इंसुलिन है जो कि बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन जो कि अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और सोमैटोस्टैटिन जो कि कौन से डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बता दूं कि अल्फा ग्रीक भाषा का ए होता है, बीटा ग्रीक भाषा का बी होता है, अल्फा ए पहले आता है, बी बाद में आता है, ठीक है, और डेल्टा डी होता है, सी रही है यहाँ पे डी। अल्फा बीटा डेल्टा का सीक्वेंस पता लगा, ए बी और डी है, अल्फा बीटा डेल्टा। अब इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर करो, एबीसीडी में पहले जी आएगा, जी के बाद में आई आता है, फिर एस आता है। तो सबसे पहले जी आता है तो इसको प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं वो अल्फा सेल्स हैं, उसके बाद ये बीटा सेल्स, और ये क्या है, डेल्टा सेल्स। सीक्वेंस याद रहेगा, तो गिच पिच नहीं करेंगे आपस में, समझ में आ गया, बहुत आसान काम है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका कर लेना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका कर लेना, मैचिंग कर देना, बहुत आसान काम, क्लियर है। सो हार्मोन्स प्रोड्यूस इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन शुगर जो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर घुली हुई है उसको यूज करने में हेल्प करता है, तो शुगर लेवल घटाता है, ग्लूकोज लेवल। ये उल्टा काम करता है, ये शुगर को यूज करने से रोकता है तो शुगर लेवल बढ़ाता है। तो भाई ब्लड में प्रॉपर मात्रा में शुगर घुली होनी चाहिए, ज्यादा हो जाती है तो फटाफट यूज करने में हेल्प करेगा इंसुलिन, तो इंसुलिन सीक्रेट होता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, अगर शुगर की कमी आ गई है तो हमारे बॉडी में खूब सारा ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीवर में जमा होता है, लीवर के सेल से ये ग्लाइकोजन को निकाल के उसको ग्लूकोज यूनिट्स में तोड़ ताड़ के ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। भाई ब्लड में उचित मात्रा में ग्लूकोज घुला हुआ होना चाहिए, तो अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है ब्लड में, यूज करना है तो इंसुलिन से रिलीज होगा। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा गिर गई है, हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन आ गई है, तो वापस उसके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है तो ग्लाइकोजन की यूनिट्स को तोड़ तोड़ के, ग्लाइकोजन क्या होता है, हजारों हजारों लाखों ग्लूकोज यूनिट्स का चेन होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको तोड़ ताड़ के ग्लूकोज की यूनिट्स रिलीज करवा के ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन का। तो ये ब्लड ग्लूकोज को ये कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, वो सोमैटोस्टैटिन इनमें अदला बदली करने का काम करता है कि भैया ये मान लो रिलीज हो रखा है और ये ग्लूकोज को यूज करवाया जा रहा है धनाधन धनाधन। अब अगर ग्लूकोज का यूसेज काफी बढ़ गया है और ग्लूकोज कम हो गया शरीर में, तो इसको बंद करना और इसको रिलीज करवाना, ताकि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ाई जा सके। तो इनमें इंटरचेंज का काम कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन। जब चाहे इसको बंद करवा के इसको रिलीज करवाएगा, इसको बंद करवा के इसको रिलीज करेगा। तो ये एक तरह से दोनों स्विच की तरह है, इनको ऑन ऑफ का काम ये सोमैटोस्टैटिन करता है, डेल्टा सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। जो बीटा सेल्स होते हैं बच्चों, इनका एक और नाम भी है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इज नहीं बोलेंगे इसको, ऐसे साइलेंट है, आइलेट, जैसे आइलैंड होता है ना, ऐसी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पर्सन का नाम है लैंगरहैंस। ठीक है, चलिए, तो पेंक्रियाज हैव स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स, 3 प्रकार के सेल्स हो गए, ठीक है। एक तो ये है क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सारे मिलाकर के तीनों प्रकार के अल्फा बीटा डेल्टा सब मिला के आइलेट्स कहलाते हैं। ये हमारा एंडोक्राइन पार्ट हो गया, एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। तो इंसुलिन सीक्रेट किया जाता है बीटा सेल्स के द्वारा, समझ में आ गया। क्या बताया था मैंने, ये ग्लूकोज यूसेज को बढ़ाता है, इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय यूटिलाइजिंग इट, ग्लूकोज को बर्न करने में हेल्प करता है, यूज करने में हेल्प करता है, एनर्जी निकलती है लेकिन ग्लूकोज खर्च हो जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाएगा। डेफिशिएंसी, अब मान लो अगर इसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन अगर सीक्रेट नहीं होता है, तो पता है ब्लड का ग्लूकोज यूज नहीं हो पाएगा, यूज नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, तो ब्लड में जमा ही होता जाएगा, तो ये भी यूज करने में हेल्प नहीं कर रहा और ये वैसे ही बढ़ा देता है, तो ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह की बीमारी। समझ में आ गया, इंसुलिन। और ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये टाइप 1 टाइप 2 क्या है डायबिटीज। तो टाइप 1 जो होता है इसमें बिल्कुल ही क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। टाइप 2 में नॉर्मल कंडीशन जितना बनना चाहिए उससे कम मात्रा में बनता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये दो है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ग्लूकागॉन मैंने बताया कि अल्फा सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो ये इंसुलिन का काम बंद करवा करके और खुद स्टोरेज में हेल्प करता है, ताकि ये क्या है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जा सके। तो नॉर्मली हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन होती है अगर ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, देखेंगे। तो अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन को, इट इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ये इंक्रीज करता है, ग्लूकोज पंप करता है ब्लड में, कैसे, बाय इनहिबिटिंग इंसुलिन, इंसुलिन का कार्य बंद करके, एंड स्टिमुलेट्स स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बढ़ाता है ब्लड में। तो ये अगर कमी आ गई ग्लूकोज की तो ग्लूकोज कहां से निकालेगा, लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको तोड़ करके ग्लूकोज यूनिट्स रिलीज होती है, वो ब्लड में मिला देता है। इट्स डेफिशिएंसी में डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और अगर ये कम हो गया तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम आ जाएगा, पर्सन बहुत कमजोरी महसूस करेगा, इसी कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं।
अक्सर ये फास्टिंग के टाइम पे संभव हो सकता है। जब पर्सन फास्ट करता है 2-3 दिन चक्कर आके कहीं पे गिर जाता है, कमजोरी आ जाती है, तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाना डिजायर्ड कंडीशन से ये हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। तो डायबिटीज मेलिटस का उल्टा है। तीसरा सोमेटोस्टेटिन, मैंने बताया इन दोनों में इंटरचेंज का काम करता है। सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल्स, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जब चाहे इनमें से किसी को बंद करके दूसरे को स्टार्ट करवा सकता है, दूसरे को रिलीज करवा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैंने बताया था पहले भी कि सोमेटोस्टेटिन ना केवल पैंक्रियाटिक सेल्स बनाते हैं बल्कि हाइपोथैलेमस भी बनाती है, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है? ये जीएच और थायरोक्सिन सिक्रीशन को रोकने के लिए जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? का जीएच होता है ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी बनाती है, ज्यादा बना देगी तो पर्सन की ओवर ग्रोथ हो जाएगी, और थायरोक्सिन भी बहुत ज्यादा नहीं बनना चाहिए थायराइड ग्लैंड में, ठीक है कि नहीं? क्या ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देंगे, ठीक। तो इनको नियंत्रण में रखने के लिए सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी बनाती है, जो कि सिक्रीट करवाया जाता है पिट्यूटरी के माध्यम से। समझ में आ गया? तो इनको ये इनहिबिट भी कर सकते हैं सोमेटोस्टेटिन, तो दोनों जगह बनता है, कंफ्यूज नहीं हुए। क्लियर है तीनों चीज? तो पेंक्रियास के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, खासकर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इंसुलिन और ग्लूकागोन का फंक्शनिंग आपस में कैसे ये शुगर को मिलजुल के कंट्रोल करते हैं। अगला हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बच्चों ये हमारे हार्ट रीजन में होती है, चेस्ट रीजन में होती है। सो इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट इन चेस्ट रीजन ऑन द डॉर्सल। डॉर्सल मतलब पीठ की तरफ होती है, हार्ट के डॉर्सल साइड में। तो वेंट्रल साइड हमारा फ्रंट रीजन हो गया, स्टमक वाला रीजन सामने की तरफ वाला, और पीठ की तरफ वाला जो हिस्सा है पीछे की तरफ होती है, ये पीठ के नजदीक होगी, एक बिल्कुल छोटे से दाने के समान होगी। ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि मैंने बताया था बच्चों रिग्रेसिव है, ये एज बढ़ने के साथ साथ इसका साइज कम होते जाता है। तो शुरू में ज्यादा फंक्शन होती है बच्चों में जहां इम्यूनिटी की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक। तो ये बीमारियों से लड़ने के लिए स्पेशल 2 प्रकार के हार्मोन बनाती है, थाइमोसिन 1 एंड थाइमोसिन 2। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, खासकर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही काम करने लग जाती है, बर्थ से पहले ये एक्टिव हो जाती है। सो इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। समझ में आ गया? यूट्रस में जब डेवलपमेंट हो रहा था ना ऐसे एम्ब्रियो, तभी इसका काम शुरू हो जाता है। शोज रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब नेगेटिव ग्रोथ होती है, साइज इसका सिकुड़ते जाता है। भाई हम लोग तो साइज में बड़े ही तो होते हैं, ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो साइज में छोटी होती है। एंड ग्रेजुअली स्टॉप्स फंक्शनिंग आफ्टर एडोलेसेंस। और एडोलेसेंस मतलब होता है चाइल्डहुड के बाद में जो एज आती है ना, पुबर्टी वाली एज, टीन एज, यौवनावस्था, जो 13-14 साल से लेकर के 18-19 साल तक चलती है, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस एक बार कंप्लीट हो गई, उसके बाद में लगभग 14-15-16 ईयर्स के बाद में लगभग इसका काम लगभग बंद हो जाता है। छोटा मोटा क्या काम करते हो बताएंगे। फॉर्म्स लिम्फोसाइट थ्रू आउट द लाइफ। जीवन भर ये जो हमारे बोन मैरो होती है, बोन मैरो में जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, इनके निर्माण तो करती रहती है। डब्ल्यूबीसीज लगातार जीवन भर बनते रहते हैं बोन मैरो के अंदर। उसके अलावा कुछ हार्मोन मैंने बताया थाइमोसिन 1 एंड 2, ये स्पेशली बचपन में, यंग एज में, टीन एज में इम्यूनिटी देने का काम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो ये बचपन में तो ज्यादा एक्टिव होते हैं, बाद में धीरे धीरे इसका फंक्शन हो जाता है लिमिटेड। इट्स साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस आफ्टर चाइल्डहुड। बचपन के बाद में साइज धीरे धीरे छोटा होते जाता है, 15-16 साल के बाद में बहुत छोटी हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग अवर इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यूनिटी तंत्र है, रक्षा तंत्र है, बीमारी से लड़ने की जो नेचुरल प्रतिरोध की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करती है, उसको मजबूत करती है ये बचपन में, और आगे चलते इसका काम लिमिटेड हो जाता है, लेकिन जीवन भर ये डब्ल्यूबीसी निर्माण में हेल्प करती है बोन मैरो के अंदर। क्लियर? तो ये था बच्चों थाइमोसिन 1 एंड थाइमोसिन 2 जो कि रिलीज होते हैं थाइमस ग्लैंड के द्वारा, हार्ट के पास होती है ग्लैंड डॉर्सल साइड में। अगला हमारा है गोनैड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये मैंने बताया था मेल्स में तो होते हैं टेस्टिस और फीमेल्स में होती हैं ओवरीज। क्लियर है? तो ओवरीज जो होती हैं ये पेयर्ड ग्लैंड है फीमेल में, और एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, लोअर साइड में एब्डोमेन में, डॉर्सल तरफ, पीठ की तरफ ही है ये भी। हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करती है ओवरी? प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। फंक्शन क्या है इनके? ये दोनों हार्मोन मिलजुल के ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट करवाते हैं, दैट इज oogenesis। ओवम मैचुरेशन में हेल्प करते हैं, ओवम का ओव्यूलेशन मतलब उसका रिलीज, इम्प्लांटेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्लेसेंटा पे चिपकना, फिर उसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वो जो एंटीरियर वॉल है किसकी, जो ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं यूट्रस में, वो उसका ब्रेक डाउन प्रॉपर हर मंथ। एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, ये सब काम जो होते हैं ये कौन रेगुलेट करते हैं? दोनों हार्मोन्स मिलजुल के रेगुलेट करते हैं। बहुत वास्ट काम है इनका, ठीक है कि नहीं? क्या एंड इट आल्सो हेल्प्स टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। फीमेल बॉडी में मैंने बताया था जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वॉइस का अचानक से गहरा हो जाना, ठीक है कि नहीं? क्या पतली वॉइस हो जाना, देन उसके बाद और क्या, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाना, बॉडी का कर्वी हो जाना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेयर इन प्यूबिक रीजन, आर्मपिट्स, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कौन रेगुलेट करता है? ये दोनों हार्मोन्स करते हैं।
इसी प्रकार से जो मेल्स होते हैं, मेल्स में जो पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है वो है टेस्टिस, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, कार्ड में बता चुका हूँ, क्योंकि बॉडी से टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन को फेवर करने के लिए, तो वो टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही संभव है, इसलिए दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, लूज जो स्किन का फोल्ड है उसको स्क्रोटम बोलते हैं, टेस्टिस। इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, ये दोनों हार्मोन है, ठीक है। और ये भी मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बता चुका हूं मैं ये कि फेस पे हेयर डेवलप होना, दाढ़ी मूंछों के रूप में, हेयर ऑन चेस्ट, छाती पे हेयर डेवलप होना, आर्म पिट्स बाजुओं के नीचे, एंड प्यूबिक रीजन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इर्द-गिर्द आसपास हेयर डेवलपमेंट। ये देन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन को भी इंड्यूस करती है। ये हार्मोन रिलीज होंगे तो ही टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बच्चों लास्ट हमारी ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, नाम खुद सजेस्ट करता है, एडजॉइनिंग रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर चिपकी हुई है, डॉर्सल साइड में टॉप पे चिपकी हुई है, एंटीरियर एंड पे पेयर्ड ग्लैंड है, दो किडनी है तो दो ही ग्लैंड है। जैसे किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, सेंट्रल वाला पार्ट कहलाता है मेडुला रीजन और बाहर का जो रीजन है तो कहलाता है कॉर्टेक्स रीजन। इसी प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट है, तो प्रेजेंट ऑन एंटीरियर एंड ऑफ ईच किडनी, एंटीरियर मतलब टॉप पोर्शन, ये तो हो गई लोकेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो प्रोड्यूस किए गए हार्मोन्स कौन से हैं और इसका मेन काम क्या है। तो मैंने बताया था कि इसके दो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स हैं। इसका जो कॉर्टेक्स रीजन है, बाहर वाला रीजन है, वो 25-30 प्रकार के हार्मोन्स का पूरा सेट रिलीज करता है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। बच्चों ये कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये स्पेशल हार्मोन्स हैं जो कि ना केवल प्रोटीन बट इनका लिपिड कंटेंट भी होता है। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर होते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो अब इनका काम क्या है, ये हमारे किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। ये कॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स की कैटेगरी में भी आते हैं। तो प्रॉपर जो हार्मोन्स होते हैं प्रोटीन ही होते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं कॉर्टिकॉइड्स ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ये बाकी दूसरे हार्मोन्स को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो these are the set of hormones which are secreted by cortex region। समझ में आ गया, ये क्या है, कॉर्टेक्स रीजन में सीक्रेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। अच्छा बच्चों एक बात है, हमारा शरीर पता है खुद का सबसे अच्छा डॉक्टर खुद ही है। शरीर में कोई भी परेशानी आती है ना तो सबसे पहले शरीर को स्वयं को पता लगता है। अब कई बार ये छोटी मोटी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं ये हार्मोन्स की कमी और अधिकता के कारण आ जाते हैं। तो अगर मान लो शरीर में कोई भी हार्मोन्स कम ज्यादा हो गए, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस में बदलाव आ गया, ठीक है, तो शरीर को सबसे पहले खुद पता लगता है। तो शरीर में प्रॉपर पहले वाली स्थिति लाने के लिए, नॉर्मलेंसी मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस गड़बड़ हो गया तो उस बैलेंस को रेस्टोर करने के लिए, कोई हार्मोन की अधिकता हो गई तो उसका वापस सिक्रेशन कम करने के लिए, कमी हो गई तो बढ़ाने के लिए, ये सब कामकाज जो होता है ना ये वाले हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। और ये काम कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता है मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। शरीर में कुछ भी अव्यवस्था हुई तो सबसे पहला प्रयास हमारा शरीर खुद करता है, समझ में आ गया। जैसे कई बार होता है ना कोई हमारा जो कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप उसमें कोई सिस्टम विंडोज करप्ट हो जाती है तो विंडोज कई बार अपने आप को खुद को सुधारने की कोशिश करती है, रिपेयर वाला ऑप्शन होता है ना। तो एक तरह से ये भी क्या है, इस प्रकार का एक सिस्टम है जो कि क्या है, सबसे पहले खुद से ही अपने आप को ये मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन के द्वारा सीक्रेट किए गए हार्मोन्स का जो सेट है वो कॉर्टिकॉइड्स, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स है। दीज रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ये किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं एंड हेल्प इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, मतलब इसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, शरीर में ब्लड में जो हमारे जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड स्पेशली, उसमें क्या क्या चीज कितना कितना मात्रा में घुला होना चाहिए। अब ये ब्लड जो होता है क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन किडनी में होता है जाके, तो अब अगर भाई उसमें कोई फालतू चीज है तो किडनी में छान के निकाल दी जाए, कम है उसको सोख करके भरा जाए ब्लड में। तो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, चाहे सोडियम पोटेशियम आयंस हो जो कि हमारे नर्व कंडक्शन के लिए चाहिए होता है, चाहे वो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो, ठीक है, ग्लूकोज लेवल हो, वाटर हो, हर चीज का उचित मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कौन रेगुलेट करता है, ये कॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट करते हैं। कमी होगी तो उसमें रिटेन कर लिया जाएगा, ज्यादा हो तो निकाल बाहर किया जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। और कोई भी होम्योस्टेसिस मतलब होता है हार्मोन्स की इम्बैलेंस आ जाए, हार्मोन्स का इम्बैलेंस आ जाए तो उस बैलेंस को वापस रिस्टोर करने का काम भी कौन करता है, हमारा शरीर खुद से प्रयास करता है। ये कहलाता है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, या इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, शरीर का प्रयास पहले वाली स्थिति लाने के लिए। समझ में आ गया, कोई भी गड़बड़ी होती है शरीर खुद से सुधार करता है। और एक हार्मोन और है एड्रिनलिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये मेडुला रीजन जो है वो सीक्रेट करता है सेंट्रल पार्ट, ठीक है। और ये अचानक से बीपी बढ़ा देता है, अगर ये रिलीज हो गया ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और इससे पता है हमारे को जो फ्राइटफुल सिचुएशन है,
डरावनी सिचुएशन होती है उसको फेस करने में हमको हेल्प मिलती है। डेंजर, खतरे की सिचुएशन है, उसको हम फेस कर पाते हैं। ठीक है, एंड द सिचुएशंस ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब जो उत्तेजना वाली सिचुएशन होती है, एक्साइटमेंट, उसमें हमारे जो बिहेवियर है उसको कौन रेगुलेट करता है? एड्रीनलिन रेगुलेट करता है। तो क्या क्या कंट्रोल करता है? ये हमारे बिहेवियर रेगुलेट करता है। एंगर, एंगर मतलब गुस्सा रेगुलेट करता है। स्ट्रेस, दबाव झेलने की क्षमता देता है हमको। इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये समझ में आ गया? आपको किसी ने जोरदार डांट लगा दी और आपको डांट चुभी नहीं, बट मन में अंदर ही अंदर कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा इमोशनल फीलिंग आई और आंसू आप आ गए आपके, होता है ना डांट से कई बार रोने लग जाता है, तो इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी यही कंट्रोल करता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो डांट भी कई बार किसी को इमोशनली चुभ जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एंडोक्राइन सिस्टम की लास्ट ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो बच्चों कई बार इसको बच्चे एडर्नल ग्लैंड करते हैं, जो कि स्पेलिंग गलत है। एडरीनल, एडी एड और फिर रीनल, एडजॉइनिंग रीनल रीजन मतलब किडनी रीजन, तो एडर्नल नहीं लिखेंगे इसको। क्लियर है? ओके, तो इसी के साथ हमारा ये एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होता है एंड हेंस हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है। तो आप पूरा इसको अच्छे से देख करके समझ करके प्रॉपर तरीके से नोट्स इसके बनाएंगे। इस चैप्टर में से एक कंफर्म 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। समझ में आ गया? बायोलॉजी वाले पोर्शन में। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे तैयार, बार बार रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर इजीली याद नहीं होता है। हर एक फिगर, हर एक जो बड़ा क्वेश्चन उसके साथ डायग्राम है, जितने भी सिस्टम्स सभी के आपको डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आता ही आता है। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 2। इसके बाद हम कोई और दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मे बी छोटे मोटे 2-4-5 चैप्टर्स करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।